वेलकम अगेन स्टूडेंट टू माई ऑनलाइन वीडियो क्लास। ओके, सो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने साइंस की चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को कवर अप किया था और इसमें मैं आपके चैप्टर 5 जो कि फ्रिक्शन है उसको कवर अप करने जा रही हूँ। चैप्टर 3 एंड 4 इसके बाद वाली वीडियोस में मीन्स आफ्टर दिस चैप्टर वी विल गोना स्टार्ट। सो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझे। ये चैप्टर का एक एक लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर को जब मैं पढ़ाऊँ उसके बाद रोज़ अपने बुक से उस चैप्टर का रीडिंग ज़रूर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रिक्शन क्या होता है? हम लोग अगर चल रहे हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, लाइक वी आर राइटिंग इन अ कॉपी। ओके, हम लोग बाईसाइकिल चला रहे हैं, हम लोग जो राइड कर रहे हैं, हम लोग अगर ज़मीन पे कोई भी बॉल फेंक रहे हैं या फिर हम लोग कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो ये हो रहा है फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन के कारण ही हम लिख पा रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पा रहे हैं, फ्रिक्शन के कारण ही हम रोड पे दौड़ पा रहे हैं और फ्रिक्शन के कारण ही हम बाईसाइकिल भी चला पा रहे हैं, बॉल भी फेंक रहे हैं। ज़मीन पे जो बॉल फेंकना होता है वो भी फ्रिक्शन के कारण हो रहा है। सो क्या होता है ये फ्रिक्शन? ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये क्या है? कोई भी बॉडी रोल हो रहा है, मूव कर रहा है, अगर कोई भी बॉडी रोल हो रहा है, मूव कर रहा है, हम लोग लिख पा रहे हैं, ये सब हो रहा है फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज़ द force that opposes any relative motion between two objects that are in contact। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन क्या है? वो अपोजिंग फोर्स है। किस चीज़ को अपोज करता है? वो जो भी मोशन हो रहा है। जैसे हम लोग अगर चल रहे हैं, हम लोग अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की दिशा में चल रहा है, तो हम लोग का फ्रिक्शनल फोर्स जो है, फ्रिक्शन हम लोग के पैर पे लगता है। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट ऑफ बॉडी कौन सा है? हम लोग का पैर और ज़मीन दोनों के बीच में मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन लगता है पीछे के डायरेक्शन में। पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, हम लोग के पैर पे फ्रिक्शन लगता है, हम लोग का जिस ज़मीन पे हम लोग चल रहे हैं उस पे फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन पे होता है। किसके ऑपोजिट डायरेक्शन? मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होता है। अगर हम लोग लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कॉपी में लिख रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में लिख रहे हैं उसके ऑपोजिट लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, उसके ऑपोजिट रखता है फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो फ्रिक्शन होता है, यही फ्रिक्शन को हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोलते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज फ्रिक्शन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और टेंड टू मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। When an object moves or tends to move over the surface of another object, there is a force acting between the two surface in contact। जिस सरफेस के ऊपर कोई बॉडी मूव कर रहा है, वो लोग दोनों के बीच में एक फोर्स होता है जो हम लोग लगा रहे हैं, और एक फोर्स होता है जो वो कॉन्टैक्ट मीन्स जो सरफेस है वो लगा रहा है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम लोग फोर्स फॉरवर्ड साइड में लगा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बैकवर्ड साइड में रखता है। ओके, दिस फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन फोर्स एंड ऑलवेज अपोजेज और टेंड्स टू अपोज एनी रिलेटिव मोशन। मीन्स ये अपोज करता है, हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को ये काटने का काम करता है। अगर हम लोग एक वुडन ब्लॉक को हिलाने का कोशिश कर रहे हैं, एक वुडन ब्लॉक रखा है ज़मीन पे, उसको हिलाना है हम लोग उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा, उस बॉक्स के पीछे की तरफ लगेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स, और वो अपोज करेगा हम लोग का फोर्स को। एक टाइम ऐसा आएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स कमज़ोर पड़ जाएगा और हम लोग का फोर्स तेज़ हो जाएगा। हम लोग का फोर्स जैसे ही तेज़ होगा, हम लोग उस बॉडी को अच्छा से खींच पाएंगे। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलॉन्ग द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जैसे कि मैंने आप लोग को कहा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है जिस सरफेस में, जैसे ये जो वुडन ब्लॉक है ये ज़मीन पे चल रहा है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये ज़मीन की तरफ लगेगा, मतलब ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, टेंजेंट डायरेक्शन में लगता है। ओके, यहाँ तक था कि फ्रिक्शन क्या होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। डेली रूटीन में हम लोग चल रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग एक बॉल फेंक रहे हैं ज़मीन पर, नॉट एयर पे, ज़मीन पर जो बॉल फेंक रहे हैं, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं ये सब में से, तो ये है फ्रिक्शन के कारण। सो नेक्स्ट क्या हम लोग का कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन है
ये फ्रिक्शन क्यों होता है? फ्रिक्शन अगर हो रहा है तो इसके पीछे ज़रूर कोई कारण है, क्योंकि ये फ्रिक्शन हम लोग देखते हैं कि हम लोग नॉर्मल सरफेस पे चल रहे हैं। जब हम लोग नॉर्मल सरफेस पे चलते हैं, अपना नॉर्मल सरफेस जो हम लोग का घर का ज़मीन है, तो हम लोग स्मूथली चल पाते हैं। वही अगर हम लोग बालू पे चलते हैं तो हम लोग को चलने में प्रॉब्लम होता है। अगर हम लोग और कोई रफ़ सरफेस पे चलते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है। अगर हम लोग ऑयली सरफेस पे चलते हैं तो हम लोग फिसलने लगते हैं। मीन्स ये जो फ्रिक्शन है इसका कुछ ना कुछ कारण है। कभी फ्रिक्शन बढ़ रहा है, कभी फ्रिक्शन घट रहा है। ये फ्रिक्शन क्यों होता है? फ्रिक्शन का मेन कारण होता है रफनेस ऑफ द सरफेस। जिस सरफेस में बॉडी चल रहा है, जैसे कि हम लोग चल रहे ज़मीन पर, तो सरफेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हम लोग का जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट हुआ वो क्या हुआ? ज़मीन हुआ। ज़मीन पे चल रहा है तो ज़मीन का रफनेस देखा जाएगा। अगर ज़मीन ज़्यादा रफ़ है तो वहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, मतलब हम लोग को चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगा। अगर ज़मीन ज़्यादा स्मूथ है तो हम लोग ज़्यादा आसानी से चल पाएंगे, और ज़मीन ऑयली है तो वहाँ पे तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं। मीन्स फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? रफनेस ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जिस सरफेस पे बॉडी मूव करने वाला है उस सरफेस का जो रफनेस होता है या स्मूथनेस होता है उस पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अब हम लोग का दिमाग में ये बात आता है कि जो हम लोग का नॉर्मल घर का ज़मीन होता है, हम लोग का नॉर्मली जो घर में ज़मीन है वो तो प्लेन है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग एक बार बॉल फेंकते हैं तो कुछ टाइम बाद बॉल रुक जाता है? बॉल आगे जाते तो नहीं रहता है, बॉल रुक जाता है। इसका मतलब ज़मीन पे भी कहीं ना कहीं इस प्लेन सरफेस में भी फ्रिक्शन हो रहा है। सो आंसर है यस। जो प्लेन सरफेस है उसमें भी ब्रेक्स होता है। ब्रेक्स मतलब अप्स एंड डाउन। फ्रिक्शन जो होता है वो अप्स एंड डाउन्स के कारण होता है। ओके, तो ये जो है ये अप्स एंड डाउन्स है। उस प्लेन सरफेस पे भी अप्स एंड डाउन्स है जो कि हम लोग को अपने नेकेड आई से नहीं दिखता है, वो माइक्रोस्कोप से दिखता है। बट ये जो अप्स एंड डाउन्स है ये रफ़ सरफेस के मुकाबले थोड़ा सा है। रफ़ सरफेस में ये अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होता है, पर जो स्मूथ सरफेस है इसमें ये अप्स एंड डाउन्स थोड़ा कम है। इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है एज़ कम्पेयर टू रफ़ सरफेस। ओके, ये जो अप्स है इसको माउंटेन्स बोला जाता है और ये जो डाउन्स है इसको वैलीज़ बोला जाता है। तो फर्स्ट कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? रफनेस ऑफ द सरफेस। बॉडी जो भी कांटेक्ट है, रफनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, पूरा ये है कि रफनेस ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट, जिस भी चीज़ के ऊपर बॉडी मूव कर रहा है उसका रफनेस पर डिपेंड करता है। बॉडी कांटेक्ट ऑफ बॉडी जो भी है, मीन्स जिसके ऊपर बॉडी मूव करने वाला है वो जितना रफ रहेगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा रहेगा, वो जितना स्मूथ रहेगा फ्रिक्शन उतना कम रहेगा। ओके, when two surfaces are put in contact the irregularity of one surface gets somewhat interlocked। अब ये तो समझ आ गया कि रफनेस के कारण हो रहा है, ये जो फ्रिक्शन हो रहा है ये रफनेस के कारण हो रहा है। बट इस रफनेस में ऐसा है क्या जो फ्रिक्शन इस रफनेस के कारण हो रहा है? मीन्स कुछ ना कुछ तो होगा ना जब फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन क्यों हो रहा है रफनेस में? रफ़ वाला जो भी बॉडी रफ़ होता है उसमें बहुत ज़्यादा, रफ़ हो या स्मूथ हो, बट रफ़ में ये ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? लॉकिंग्स। जैसे ताला जो होता है उसमें चाबी बहुत आसानी से फिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि चाबी उसी शेप का बनाया जाता है। ओके, तो वैसे ही जो सरफेस होता है वो सरफेस में लॉकिंग्स होता है। लॉकिंग्स जैसे कि आप लोग को अभी इस स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर का, ये जो लॉकिंग्स है ये लॉकिंग्स होता है। ये अप्स एंड डाउन्स होता है सरफेस पे। ओके, जैसे ही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इस पे मूव करने लगता है, उस ऑब्जेक्ट का सरफेस में भी तो ऐसा ही कुछ लॉकिंग्स होता होगा। उस ऑब्जेक्ट का सरफेस में भी ऐसे ही छोटे छोटे कुछ दरार होते होंगे। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे टच होता है वो लोग दोनों आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, वो लोग दोनों आपस में बंद हो जाते हैं। जैसे ताला में चाबी जो है वो ताला में आसानी से बंद हो जाता है, वैसे ही ये दोनों सरफेस में जगह बचा हुआ है आपस में, तो जैसे ये लोग फिट हो जाते हैं वैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करने लगता है। मीन्स ये लोग जो है, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ये जो एरिया ऑफ एक्चुअल कांटेक्ट है, और ये जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग उस सरफेस के ऊपर चला रहे हैं दोनों में लॉकिंग्स है। तो जैसे ही ये आपस में मिलते हैं ये लोग दोनों का इंटरलॉकिंग हो जाता है, ये लोग दोनों बंद हो जाते हैं। अब ये लोग दोनों बंद हो जाते हैं तो अब ताला में हम लोग चाबी घुसा दी है, तो उसके बाद हम लोग को खोलने के लिए फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा ना उस ताला को। वैसे ही जब ये दोनों बंद हो गए हैं आपस में तो ये इतना आसानी से तो छूटेगा नहीं, हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा।
हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा, तो हम लोग फोर्स लगाते हैं, और हम लोग जो फोर्स लगाते हैं वो फोर्स है, और जो ये जो सरफेस है ये जो फोर्स लगाता है इस बॉडी को अपने पास रखने के लिए, ये जो सरफेस है ये जो फोर्स लगा रहा है, जो भी बॉडी है इसके ऊपर उसको अपने पास रखने के लिए, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये क्यों हुआ रफ सरफेस में, समझ आया? ड्यू टू इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग के कारण ये हुआ है। ठीक है, इंटरलॉकिंग अच्छा से समझ आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। इंटरलॉकिंग क्यों होता है? क्योंकि सरफेस जो रफ सरफेस होता है उसमें अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा होता है। रफ सरफेस में अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्मूथ सरफेस, इसलिए ये लॉकिंग्स या फिर इंटरलॉकिंग, जो भी ये लॉकिंग एंड ये जो लॉकिंग एंड इंटरलॉकिंग का केस है ये रफ सरफेस में ज़्यादा होता है। मीन्स रफ सरफेस में जो बॉडी अगर हम लोग चला रहे हैं या मूव कर रहे हैं तो रफ सरफेस में वो जल्दी जल्दी आपस में लॉक हो जाता है। अब हम लोग को उसको अनलॉक करने के लिए उस बॉडी पे फोर्स लगाना पड़ता है। हम लोग फोर्स लगाते हैं तो जो सरफेस है वो भी फोर्स लगाता है। हम लोग जितना ज़्यादा फोर्स लगाते हैं वो सरफेस और फोर्स लगाता है और फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है। और स्मूथ सरफेस पे क्या होता है? ये लॉकिंग कम होता है पर कम होता है एज़ कम्पेयर टू रफ सरफेस, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये कम लगता है। ओके, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो फ्रिक्शन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, रफ सरफेस में हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि रफ सरफेस में लॉकिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ऐसा क्या क्या फैक्टर्स है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहा है? मीन्स नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो इतना टाइम से जो है हम क्या बताएं आप लोगों को कि रफनेस ऑफ द सरफेस के कारण ही फ्रिक्शन होता है। सो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को? रफनेस ऑफ द सरफेस, रफनेस या स्मूथनेस। इसका मतलब अगर एक वर्ड में बोला जाए तो नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, मतलब जिस भी सरफेस के ऊपर बॉडी मूव करने वाला है उस सरफेस का नेचर जैसा होगा, फ्रिक्शन भी उसी पर डिपेंड करेगा। अगर वो सरफेस ज़्यादा रफ है मीन्स उसमें अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा है, जिसके कारण उसमें लॉकिंग्स ज़्यादा होगा, सो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अगर वो सरफेस स्मूथ है तो उसमें अप्स एंड डाउन्स कम है तो उसमें लॉकिंग एज़ कम्पेयर टू रफ सरफेस कम होगा और फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा। अगर वो सरफेस ऑयली है तो वहाँ पे नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ अप्स एंड डाउन्स होता है, इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन भी नेग्लिजिबल होता है। सो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ आ गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। So 2 points that can be noted for factors on which force of friction depend। वो कौन से 2 पॉइंट है? फर्स्ट है नेचर ऑफ 2 सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो 2 सरफेस कॉन्टैक्ट में हैं, जो दोनों सरफेस अगर हम लोग ज़मीन के ऊपर चला रहे, कोई ज़मीन हो गया या फिर कोई रफनेस वाला कोई रफ़ ज़मीन हो गया, इट्स बेटर कि अगर हम लोग कोई रफ़ ज़मीन को ले और कोई वुडन ब्लॉक है जिसका जो नीचे वाला जो परत है वो भी रफ़ है, तो वो दोनों का सरफेस अगर रफ़ है इट मीन्स वहाँ पर लॉकिंग ज़्यादा टाइम के लिए होगा, तो हम लोग को उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से हिलाने में ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। सो नेचर ऑफ 2 सरफेस इन कॉन्टैक्ट, खाली जो सरफेस पे हम लोग बॉडी मूव कर रहे हैं उसका ही नेचर डिपेंड नहीं करता है, दोनों का नेचर डिपेंड करता है। इट मीन्स जिस सरफेस पे हम लोग बॉडी को मूव करा रहे हैं उसका भी, और जो बॉडी मूव करा रहे हैं उसका भी, दोनों का जो सरफेस है दोनों का ही डिपेंड करता है इस फ्रिक्शन का कॉज होने में। अगर मान लिया जाए कि जो ज़मीन है जिस पे हम लोग चलाने वाले बॉडी को वो अगर फ्लैट है मींस उसमें ज़्यादा ब्रेकिंग्स नहीं है, ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं है, पर जो बॉडी मूव कराने वाला है उस बॉडी में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है तो भी फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट जो बॉडी को हम लोग मूव करा रहे हैं उसमें तो अप्स एंड डाउन्स है ना, सो उसमें लॉकिंग्स होगा। ज़मीन में जो छोटा सा भी अप्स एंड डाउन्स है वो दोनों मिल के लॉकिंग को तेज बना देगा, जिसके कारण फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? फोर्स प्रेसिंग द 2 सरफेस टुगेदर। वो फोर्स जो दोनों सरफेस को प्रेस कर रहा है, मतलब वो लॉकिंग्स जितना ज़्यादा होगा 2 सरफेस के बीच में, मतलब जिस सरफेस के ऊपर बॉडी मूव कर रहा है और बॉडी का सरफेस, दोनों का लॉकिंग्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और दोनों का लॉकिंग्स जितना कम होगा उतना कम फ्रिक्शन होगा। सो यहाँ तक
यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे जो भी है वो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे डू यू नो है, इसको मैं बताती हूँ। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डज नॉट वेरी विद देयर अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। मीन्स जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है कि कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया पे डिपेंड नहीं है। देयर स्पीड रिलेटिव टू ईच अदर आफ्टर दे स्टार्ट द मोशन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर भी डिपेंड नहीं करता है कि एक बार हम लोग मोशन शुरू कर दिए, अगर एक बार एक बॉडी मूव करना शुरू हो गया तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम लगने लगता है, बहुत ही कम। ये आगे फर्दर जब इस चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे तो आप लोग को समझ आते जाएगा। तो यहाँ पे ये पहला वीडियो लेक्चर एंड करती हूँ मैं। सो गाइस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ये चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट हो पाए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड बाय।